everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Law in Veins. So basically we were doing the series of administrative law and last video में हमने कवर किया था public corporations, right? So इस वीडियो में हम आज बात करेंगे ओम्बड्समैन के बारे में, क्या होते हैं, कैसे इंडिया में आए, इनका बैकग्राउंड क्या है, सब देखेंगे, राइट? सो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो सबसे पहले 1809 में, राइट, 1809 में द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज इनॉग्रेटेड ऑफिशियली इन स्वीडन। तो सबसे पहले 1809 में जो ये कॉन्सेप्ट आया ओम्बड्समैन का, ये स्वीडन में आया सबसे पहले, ठीक है? स्वीडन में ये कॉन्सेप्ट आया एंड ये कब ग्रू हुआ? ये ग्रू हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ग्रू हुआ, ठीक है? So this concept grew after Second World War in Sweden सबसे पहले। उसके बाद न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस चीज को अडॉप्ट किया इन द ईयर 1962। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया एंड फिर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में 1960s के। सो ये जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्त, ये टर्म कॉइन किया गया एल.एम. सिंघवी के द्वारा, ठीक है? एल.एम. सिंघवी ने इस टर्म को कॉइन किया। फिर 1996 में क्या हुआ? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना। इसने रिकमेंड किया द सेटिंग अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। इसने क्या रिकमेंड किया? सेटिंग अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज इन 1996। फिर 2011 में गवर्नमेंट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्मेशन किया विच वॉज चेयर्ड बाय प्रणब मुखर्जी एंड उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए जिससे कि हम करप्शन को टैकल कर सके और जो प्रपोज्ड लोकपाल बिल है उसको एग्जामिन कीजिए कि क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ लूप होल्स है तो वो बताइए, ठीक है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे। इस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया यूपीए की सरकार पे एंड द सेंटर रिजल्टेड इनटू द पासिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013। बोथ द हाउसेज में इस बिल को पास किया गया और इसको फाइनली एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन जनवरी 1, 2014 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 16, 2014। अब 2016 के अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2013 में और इसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो 2016 में इसमें कुछ अमेंडमेंट के बारे में कहा गया इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर। दिस अमेंडमेंट इनेबल द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इन द एब्सेंस ऑफ अ recognized leader of opposition. The bill also amended the section 44 of the Lokayukt and Lokpal Act 2013. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकपाल। लोकपाल जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कंसिस्ट करता है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और कम मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल मस्ट बी अर्लियर, पहले सीजीआई ऑफ इंडिया होने चाहिए, फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया, सीजे ऑफ इंडिया, फॉर्मर जज ऑफ एस सुप्रीम कोर्ट और अ पर्सन हु मस्ट पोजेस स्पेशल नॉलेज एंड अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट कितने साल का? 25 साल का होना चाहिए। किस डिपार्टमेंट में? इन 5 चीज़ों में। एंटी करप्शन पॉलिसी, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा विजिलेंस, फोर्थ लॉ एंड मैनेजमेंट एंड फिफ्थ फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ठीक है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट नॉट एक्सीड 8, ठीक है? 8 से ज़्यादा मेंबर्स एक्सीड नहीं करने चाहिए। दीज 8 मेंबर्स मस्ट कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? पहला, हाफ मेंबर्स टू बी जुडिशियल मेंबर्स, आधे मेंबर्स जो होने चाहिए वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और कम से कम 50% जो मेंबर्स होने चाहिए वो क्या में से फॉर्म करने चाहिए? शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड विमेन में से होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकपाल की। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ लोकपाल। जो लोकपाल चेयरमैन एंड द मेंबर्स जो होते हैं वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं या फिर जब तक कि वो 70 साल के ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सिलेक्शन, एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके रिकमेंडेशन पे। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन हो सकते हैं? तो ये 5 लोग होने चाहिए। पहला, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा द स्पीकर ऑफ लोकसभा, थर्ड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, fourth the CJ of India and fifth finally the one eminent jurist. ओके, अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन और पावर्स क्या होते हैं लोकपाल के। तो सबसे पहला पॉइंट है इट एक्सटेंड्स टू, पहला, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स,
दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ग्रुप्स ऑफ A, B and C, D ऑफिसर्स, एंड फोर्थ इज ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. Next is the jurisdiction of the Lokpal does not include ministers and members of parliament in the matter relating to दो matters. पहला, any speeches delivered in the parliament या फिर for a vote cast in the parliament. ठीक है. Next point is the Lokpal and Lokayukt Act states that all public officials, okay, so public officials need to furnish their assets and liabilities as well as their respective dependents. जो लोकपाल होते हैं वो ये भी पावर पोजेस करते हैं कि वो सीबीआई को डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है. ठीक है. जो लोकपाल होते हैं उनके पास ये भी पावर होती है कि दे कैन कॉन्फिस्केट ऑफ अरेस्ट प्रोसीड्स रिसीट्स एंड बेनिफिट्स जो कि अराइज होते हैं किसी भी करप्शन के मैटर में, किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में. ठीक है. जो लोकपाल होते हैं वो केपेबल होते हैं ऑफ गिविंग डायरेक्शंस टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. राइट. अब कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं ओम्बड्समैन की क्या लिमिटेशंस है. ओके, सो जो पॉइंट हमारा ये कहता है कि लोकपाल जो है वो फ्री नहीं है किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से. एज अपॉइंटिंग कमेटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि अपॉइंटिंग कमेटी जो है वो सेलेक्टिंग कमेटी है, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं. अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर हैं, जो लीडिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके भी मेंबर्स हैं, इसलिए ये पॉलिटिकली फ्री नहीं होता है. द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ वे एज देयर इज़ नो क्राइटेरियन टू डिसाइड हु इज़ एन एमिनेंट जुरिस्ट. कोई भी पर्टिकुलर तरीका नहीं है जिससे कि हम डिसाइड करेंगे कि एमिनेंट जुरिस्ट के टर्म को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है जिससे कि हम पता करेंगे कि किसको कौन है केपेबल एमिनेंट जुरिस्ट का और अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज द 2013 एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड कॉन्क्रीट इम्यूनिटी टू द विसल ब्लोअर्स. Next is the biggest lacuna in the exclusion of judiciary from the ambit of Lokpal. The Lokpal is not given any constitutional backing as there is no undergraduate provision for appeal against the Lokpal. कोई भी provision नहीं है और Lokpal के आगे. The specific details in relation to the appointment of Lokayukt have been left completely on the states. Last point says the complaint against corruption cannot be registered after the period of 7 years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed. So 7 साल के बाद उसको नहीं आप उस कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो मैं ये बता दूं कि अभी जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है लोकपाल के वो है पिनाकी चंद्र घोष. आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ गया होगा. आज हमने देखा ओम्बड्समैन के बैकग्राउंड के बारे में, हमने समझा कि स्वीडन से कैसे फिर इंडिया में हमारे इंडिया में आया, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को देखा, उनके अपॉइंटमेंट से लेके टर्म्स कंडीशंस क्या है अपॉइंटमेंट के, एज वेल एज कि उनके पास उनको क्या दिया गया है, जुरिस्डिक्शन उनकी क्या है, ये सारी चीजें आज हमने कवर की. तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ गया. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay tuned, stay safe, stay happy, and yes, subscribe to my channel Soumya Jalwani. Thank you.